यही कोई 12 साल का था। आज मेरी उम्र 19 साल है। मेरे पिताजी फौज में थे, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो इधर उधर की ड्यूटी में रहते थे। वो साल में मुश्किल से 1.5 महीने की छुट्टियों पर ही घर आते थे। वैसे मुझे अपने चाचा और चाची जी के घर में रहना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके घर के पास एक नदी थी। मुझे उसमें स्विमिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। शुरुआत के 3 या 4 दिन तो मैं अपने पिताजी और चाचा चाची के साथ उस नदी किनारे जाया करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं सबसे छिपकर अकेले ही जाने लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी में खेलने के लिए रोका जाता था। इसी तरह जब मैं उस नदी किनारे गया तो मैंने थोड़ी देर तक पानी में ही खेला। मैं उसमें तैरने लगा था कि तभी अचानक ही मुझे 2 जुड़वा भाई दिखाई दिए, मगर वो मुझसे थोड़ी दूरी पर खेल रहे थे। उस समय तो हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, परंतु जब वो मुझे रोज दिखने लगे तब हम लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते थे। हम लोग एक तरह से दोस्त बन गए थे। इसके ठीक कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने चाचा के साथ उस नदी के किनारे गया तो मुझे वहां 2 जुड़वा भाई कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने चाचा जी से कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो दोनों रोज यहाँ पर खेलने आते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं आए होंगे। मेरी बात सुनकर चाचा जी ने कहा, कौन से भाई, कैसे भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर मैंने बताया कि मैं हर रोज उन्हें यहाँ पर खेलते हुए देखता हूँ, और अभी अभी तो हमारी नई नई दोस्ती भी तो हुई थी। दोस्तों, मेरी सारी बात सुनकर मेरे चाचा जी ऐसे हो गए जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई हो। वो काफी हैरान थे। इसके बाद वो मुझे वहां से लेकर सीधा घर आ गए। घर आकर उन्होंने बताया कि जिन जुड़वा भाई की मैं बात कर रहा हूं, उनकी मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी, वो भी ठीक उस नदी में डूबने की वजह से। चाचा ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। मुझे चाचा जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, ताकि मैं अकेला नदी किनारे ना जा सकूं। लेकिन मैं ठीक अगले ही दिन छुप छुपाकर उस नदी किनारे चला गया। उस दिन मुझे वो दोनों भाई फिर से वहां दिखाई दिए। मैं अपना शर्ट उतारकर पीछे मुड़ा ही था कि वो दोनों भाई अचानक से गायब हो गए। वो नज़ारा देखकर मैं भागकर घर लौटा, और मैंने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं बस खाना खाकर सोया ही था कि आधी नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पकड़कर सो रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर दोस्तों मैं कर भी क्या सकता था। मैंने चुपचाप सोने का प्रयास किया। उस रात के बाद से तो ये सिलसिला कम से कम 2 दिन तक चलता रहा। फिर 2 दिन के बाद अपने आप ऐसा होना बंद हो गया था। वैसे जब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैंने ये बात सिर्फ अपनी बहन के साथ शेयर की है। बकायदा मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ऋतु गोगोई की कहानी। हालांकि कई बार ज्यादा डर जाने के कारण भी इंसान को सपने में ऐसा ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पार्थजीत है। मैं ठीक आसाम का रहने वाला हूं, और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस समय मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया ही था। मैं फ्रेशर था, इसीलिए उस कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई थी, जो कि रात के समय ही थी। उस दिन मैं और मेरे दोस्त रात के समय हॉस्टल से कॉलेज में गए। हम लोग 2 या 3 घंटे पार्टी में ही थे। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो भाई, अब बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। दोस्तों, मैंने इतना ही कहा था कि वो लोग अपने किसी दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले गए। उस रात मुझे अकेले ही हॉस्टल आना पड़ा। उस वक्त रात के 12:30 हो रहे थे। हमारे हॉस्टल के थोड़ी दूरी पर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रांसफार्मर था, जो कि अक्सर खराब ही रहता था। और जब मैं ठीक हॉस्टल में आया तब मेरे सीनियर्स भी बोल रहे थे कि उस ट्रांसफार्मर की जगह रात को श्रापित बन जाती है। तो ठीक वही बात सोचते हुए, डरते हुए मैं उस रास्ते से चुपचाप आ रहा था। फिर जब मैंने जैसे तैसे ट्रांसफार्मर क्रॉस ही किया तो मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ में किसी ने बुलाया। साथ ही किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं मन ही मन बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दोस्त तो
दूसरे दोस्त के साथ पार्टी करने गए हैं। मैं समझ चुका था कि ये कोई और ही होगा, पर फिर भी मैंने पलट के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो पता चला कि रोड के किनारे एक पुल के ऊपर बूढ़ी औरत रो रही थी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को सुनसान जगह पर कोई ऐसे क्यों रोएगा। मैं धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास गया। मैंने उससे पूछा कि आंटी क्या हुआ, अगर कुछ भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं उस औरत के थोड़ा और नज़दीक गया। मैं एक कोशिश और करना चाहता था, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो यकीन कीजिएगा मैं उसी जगह पर जाम हो गया था। ये सब देखकर मैं तुरंत वहां से भागने की सोच रहा था, मगर मैं उस जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। साथ ही मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था, पर गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। जब मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तब मैंने गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मैं अपने आप ही न जाने कब बेहोश हो गया था, और ठीक जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ठीक ठाक पाया। बस इसी के बाद से मैं आज तक उस रास्ते से कभी अकेले नहीं गया। साल गुजरते रहे, 2018 आ गया। उस वक्त मैं गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी किया करता था। मेरा एक अलग डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होकर गोलपारा में हुआ था। मैं वहाँ पर रेंट पर रहने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि मैं उस कमरे में मैक्सिमम 3 या 4 दिन ही रहता था, और ठीक बाकी के जो दिन थे उन्हें मैं अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। एक दिन फ्राइडे की रात थी। वैसे मेरा ऑफिस सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को बंद ही रहता था, तो ऑफिस के लोग फ्राइडे की ही रात को अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। पर मैं अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि मेरा घर ऑफिस की जगह से 650 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे तो आने जाने में ही 2 दिन लग जाते थे। खैर, फ्राइडे नाइट में अकेले ही उस दिन थोड़ा बाजार से चिकन लेकर आ रहा था। मैं उसको अच्छे से पकाकर खाने के लिए बैठ गया था। गर्मियों का मौसम था, कमरे में फ्रीज भी नहीं था, और तो और मेरे बगल वाले कमरे में जो दादा रहते थे वो भी अपने घर चले गए थे। खैर, मैंने चिकन खाया, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे साथ मेरे कमरे में और कोई भी है। मैं सोच ही रहा था कि तभी लाइट चली गई। पर दोस्तों, मैंने खुद से बनाई हुई लाइट का स्विच ऑन कर दिया। इसके बाद मैंने खाना तो जैसे तैसे खा लिया था। फिर मैं सोचने लगा कि कल तक अगर मैं चिकन रख लूं तो वो भी खराब हो जाएगा और पूरे कमरे में बदबू आने लगेगी। इसीलिए मैं बाकी चिकन को लेकर डस्टबिन के पास रहने वाले कुत्तों को देने के लिए चला गया। उस वक्त भी मुझे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था, पर फिलहाल मैंने चिकन कुत्तों को डाल दिया था। पर दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये थी कि उन कुत्तों ने चिकन का एक पीस भी नहीं खाया। ये देखकर मैं हैरान भी था, क्योंकि जैसा आप लोग जानते ही हैं, कुत्तों को मीट और चिकन खाने में कितना पसंद होता है। उल्टा वो तो चिकन को देखकर रोने लगा। उसे ऐसा करते देख उस जगह से बाकी कुत्ते भी चले गए। खैर, थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। वापस आते ही मेरे कमरे की लाइट फिर से एक बार और चली गई। मैंने जल्दी से मच्छरदानी लगाई और सोने की तैयारी करने लगा। इसी बीच मुझे कमरे से जिस तरफ मेरा बेड है उस तरफ एक खिड़की भी है। मुझे वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे पास एक बड़ा सा चाकू था, तो मैं उसे लेकर बाहर चला गया, ये देखने के लिए कि आखिर इतनी रात को रो कौन रहा है। पर दोस्तों, जब मैंने बाहर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं मन ही मन हनुमान जी और गणेश जी को याद करने लगा। मैंने जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश की, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। दोस्तों, वो रात तो जैसे तैसे बीत गई। फिर सुबह मैं जिस दुकान से दाल चावल लेता हूँ, मैंने उन दादा से पूछा कि दादा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों, तब मुझे उन दादा ने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा ने मुझे बताया कि तुम्हारे कमरे में पहले 2 नर्स ने सुसाइड किया था। फिर उसके बाद एक बूढ़ी आंटी और अंकल जी रह रहे थे। 2 महीने के बाद वो भी उस हादसे के बारे में जान गए थे। फिलहाल उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उस घर के मालिक ने 2 साल वो कमरा किसी को भी रेंट पर नहीं दिया। बाद में मालिक को उस हादसे के बारे में भी बताया था, इसीलिए उसने कहा
कि कमरे में पूजा अर्चना करवाई है, मगर फिर भी ऐसे हादसे होते हैं। खैर, इस बारे में और ज़्यादा मालूम तो उस मालिक को भी नहीं था। अब ये तो उस घर का मालिक ही जाने कि वो कितना सच बोल रहा था। बाकी वहाँ रहना या ना रहना वो आपकी मर्जी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद भला कौन ऐसा इंसान होगा जो ऐसे कमरों में रहना चाहेगा। मैंने तो अगले ही दिन वो कमरा खाली कर दिया था। पर दोस्तों, मेरी नींद में वो रोने की आवाज़ें आज भी मेरे कानों पर पड़ती हैं। साथ ही सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वहाँ जो कोई भी आता है, जैसे कि मेरे दोस्त लोग जो भी वहाँ आया, तो थोड़े दिनों के बाद ही सब लोग वही बोलते थे कि ये कमरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा कमरा रो रहा है। मेरा वो दोस्त उस कमरे में इतना बीमार हुआ था कि वो अपना इलाज करवाकर थक चुका था। खैर, इस बात से मुझे ये सीख मिलती है कि हम जब भी किसी नए कमरे में जाते हैं तो हमें उस कमरे में जाने से पहले पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बाकी इस तरह की घटनाएं वैसे कम सुनने को ही मिलती हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी